Welcome students. Iron Classes is back with the discussion of another school test. This test is final examination of Manav Mangal Smart School for class 9th conducted on 11th of March 2022. Right? Time given was 2 hours and maximum marks was 40. Straight away moving on to the question number 1. Question is expand using suitable identity. अब expand करना है using suitable identity. देखें अब ये है कैसी identity? 3 terms और होल स्क्वायर a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर जैसा कुछ बन रहा है, पर यहाँ पे तो माइनस है, तो इसको कैसे ठीक करें? इसको क्या लिख सकती हूँ मैं? 3x/2 प्लस माइनस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 4z होल स्क्वायर, ये तो लिख सकती हूँ. अब बन गया a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर. राइट, अब a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, इसकी आइडेंटिटी पता है तुम्हें? दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. यही होती है. अब इसका यूज करना है. नाउ दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c. तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर 3x/2 होल स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4z होल स्क्वायर प्लस 2ab. a is 3x/2, b is minus y square plus 2bc, b is minus y square, c is 4z plus 2ca, c is 4z and a is 3x/2. अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं. नाउ 3x/2 होल स्क्वायर 3 स्क्वायर 9, x स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 प्लस माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, तो y की पावर 4 हो जाएगी ध्यान से, प्लस 4z होल स्क्वायर दैट इज 16z स्क्वायर. अब यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बना 3xy स्क्वायर. देन यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 4 दैट इज 8y स्क्वायर z प्लस ये और ये तो कैंसिल हो गए, 4 3s are 12 zx. यही एक्सपेंशन थी इसकी. यस, नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट. Question is check whether x minus 1 is a factor of this polynomial or not. अब चेक करने हैं कि x minus 1 इसका फैक्टर है या नहीं. अब कैसे चेक करें? अब x minus 1 फैक्टर तो तब होगा ना जब 1 इसकी क्या होगी? 0. Say this polynomial is f of x that is x cube plus 2x square plus 4x plus 3. अब क्या चेक करने हैं कि क्या 1 इस पॉलिनोमियल की 0 है? तो इस पॉलिनोमियल में x की जगह क्या रख दें? 1. तो f of 1 देख लेते हैं. दैट इज 1 क्यूब प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 3. अब वैसे तो ये दिख रहा था. अब पॉजिटिव नंबर्स को ऐड कर रहे हो, क्या 0 बनेगा? नहीं बनेगा. ठीक है, पर शो तो करना पड़ेगा. 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 3, ये आ गया 10. अब this is not equal to 0. So this implies f of 1 is not equal to 0. So x minus 1 is not a factor of f of x. यही बताना था. Yes. Next move on to question number 2. Question is prove that if the angles subtended by the chords of a circle at the center are equal, then the chords are equal. अब स्टेटमेंट पढ़े. एंगल सबटेंडेड बाय द chords ऑफ अ सर्कल. सपोज ये मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है, ये इसका सेंटर से O. अब एक कॉर्ड मैंने ये ले ली, से दिस इज AB, और एक कॉर्ड मैंने ये ले ली, से दिस इज CD. अब AB सेंटर पे कौन सा एंगल सबटेंड करेगी? एंगल AOB, दिस एंगल. और CD कौन सा सबटेंड करेगी? एंगल COD. ये एंगल
वो कहते हैं एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, देन प्रूव दैट द कॉर्ड्स आर इक्वल. अब कॉर्ड्स इक्वल करनी है, मीन्स टू प्रूव क्या है हमारा, ए बी इज इक्वल टू सी डी. अब तुमने कॉर्ड्स खुद लेट करी, सर्कल का सेंटर खुद लेट किया, तो लेट करना पड़ेगा. लेट ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स of a circle with center O. Yes. अब ये है सर्कल की कॉर्ड्स. अब इनको इक्वल करना है. अब गिवन क्या है तुम्हें, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD. इसका यूज करके अब दो लेंस की इक्वालिटी कहाँ से आएगी, कॉन्ग्रुएंसी से. अगर तो ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो लेंस भी इक्वल हो जाएंगी. तो करके देखें, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD. अब क्या पता है तुम्हें, AO इज इक्वल टू CO. ये और ये इक्वल क्यों, रेडियाई ऑफ द सर्कल, राइट. अब ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल गिवन थे. एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, तो गिवन ही है. और भी कुछ पता है, ये भी तो इक्वल है, ये भी क्या है, रेडिया है, तो OD. अब इस ट्राइंगल में OB इज इक्वल टू OD, ये भी रेडिया है. अब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई बाय विच रूल, ये साइड ली तुमने, ये एंगल और ये साइड, बाय SAS रूल ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ट्राइंगल AOB is congruent to triangle COD. अब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो जाना कहाँ है, लेंस पे. देखें AB फर्स्ट थर्ड, इधर फर्स्ट थर्ड, CD, क्या ये इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे. रीजन CPCT, corresponding parts of congruent triangles. Yes. Next, move on to question number 3. Question is, in quadrilateral PQRS, if angle P is 60 degree and angle Q is to angle R is to angle S is 2:3:7, then find the measure of angle S. अब एक क्वाड्रिलेटरल में एक एंगल पता है तुम्हें और बाकी तीन की रेशो दे दी और वो कहते हैं ये एंगल फाइंड करो. अब ये कैसे फाइंड करें, अब इनकी रेशो पता है. लेट एंगल Q इज इक्वल टू 2x, then angle R will be 3x and angle S will be 7x. यही होगा. अब एंगल P का मेजर तो तुम्हें दे ही रखा था, तो x फाइंड कर ले तो एंगल S मिल जाएगा. अब x कैसे मिले, क्वाड्रिलेटरल में एंगल से रिलेटेड क्या पता है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. लगा देते हैं. तो इन क्वाड्रिलेटरल PQRS, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S is 360 डिग्री. रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी. अब एंगल P is 60 डिग्री प्लस एंगल Q 2x, एंगल R 3x, एंगल S 7x. दिस इज इक्वल टू 360. तो 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 7 12x. अब ये 60 दूसरी साइड जाकर माइनस 360 माइनस 60 दैट इज 300. तो 12x इज इक्वल टू 300. तो x क्या आएगा, 300 बाई 12 क्या होगा, 12 1s are 12, 12 2s are 24, 6, 12 5s are 60. अब x आ गया तुम्हारे पास 25. तो हमें क्या चाहिए, एंगल S. So angle S is equal to 7 into 25 degree, that is 175 degree. This is your answer. कितना easy question था. Yes. Next, move on to question number 4. Question is, find the capacity in liters of a conical vessel having height 8 centimeter and slant height 10 centimeter. अब वो कहते हैं conical vessel है, ऐसा सा
ठीक है। अब हाइट दे रखी है, मतलब जब हाइट बोल रहे हैं तो मतलब वर्टिकल हाइट दिस इज 8 सेंटीमीटर एंड स्लांट हाइट दिस लेंथ दिस इज 10 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या है, कैपेसिटी इन लीटर्स। पहले देख लें, अब कैपेसिटी फाइंड करनी है, मतलब क्या, कहाँ पे जाना है, वॉल्यूम पे। अब वॉल्यूम ऑफ कॉर्न तो सबको आता है फाइंड करना, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ कॉर्न, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। अब 1/3 पाई कुछ नहीं बोला, 22/7 आर स्क्वायर। अब आर तो पता ही नहीं, रख दिया। एच ये पता था तुम्हें, दैट इज 8। अब आर कैसे फाइंड करें, उसने आर फाइंड करने के लिए बोला नहीं। अब ये 8 है, ये 10 है, क्या अब आर फाइंड कर सकते हैं हम, इनके बीच में रिलेशन देखो क्या होता है। एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल स्क्वायर दैट इज 10 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये तो फाइंड ही करना है। एच स्क्वायर, एच क्या है तुम्हारा 8, तो 8 स्क्वायर, तो 100 माइनस 64 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कितना आ गया 36। अब आर स्क्वायर ही चाहिए, मैं सीधा रख देती हूँ, वैसे तो आर लिख भी सकते हो, 6 आ गया। तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू 36 इंटू 8। देखिए 3 1s are 3, 12 3s are 36, राइट। अब 22 इंटू 12 8s are, देखें दैट इज 12 इंटू 8, 8 2s are 16, देन 8 1s are 8, 12 8s are 96। तो सीधा भी लिख सकते हैं 96/7। तो मल्टीप्लाई करो 22 इंटू 96, तो 96 इंटू 22 दैट इज 2 6 are 12, देन 2 9s are 18, 192, यहाँ पे भी 192, 2 9 2 11, 1 कैरी, 9 2 11, 1 कैरी, देन दिस इज 2 1 1 2, 2 1 1 2 over 7। अब ये आ गया तुम्हारे पास, अब इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो कर दो 2 1 1 2 over 7, 7 3s are 21, अब 1 एज इट इज, तो 0 12। अब ध्यान से यहाँ पे 0 लगाओगे, 7 1s are 7, देन बचा क्या 5। अब डेसिमल लगाया, यहाँ 0 ली, यहाँ पे भी ले आए, यहाँ पे भी डेसिमल लगा दिया, 7 7s are 49, देन 1, ये क्या आया 0, तो 7 1s are 7 एंड सो ऑन। तो ये क्या आएगा 301.71 अप्रॉक्सीमेटली। अब डायमेंशंस क्या है तुम्हारे पास इन सेंटीमीटर्स, तो ये क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब उसने क्या बोला था, इन लीटर्स फाइंड करनी है कैपेसिटी। अब लीटर्स में कैसे चेंज करें सेंटीमीटर क्यूब्स को, अब कैसे चेंज कर सकते हैं लीटर्स में, देखें तुम्हें रिलेशन पता है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब को लीटर्स में चेंज करना है, बोलो क्या करोगे 1000 से डिवाइड, तो अब कर दे डिवाइड, तो कैपेसिटी इन लीटर्स इज इक्वल टू 301.71 over 1000। अब डिनोमिनेटर में 3 zeros, तो डेसिमल कहाँ शिफ्ट हो जाएगा 3 places to the left, तो 0.30171 अप्रॉक्सीमेटली। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.302 लीटर्स अप्रॉक्सीमेटली। यस, नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4 और पार्ट। क्वेश्चन इज find the area of sheet required to make a closed cylindrical vessel of height 1 meter and diameter 140 centimeter। अब एरिया ऑफ शीट निकालना है। अब पहले पता तो चले शीट यूज कहाँ करनी है, उसने बोले क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल। अब क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल है तो एक तो शीट यूज होगी उसके कर्व्ड सरफेस पे, एक कहाँ होगी
बेस पे तो होगी होगी, और क्लोज्ड है तो टॉप पे भी होगी, ठीक है। मतलब यहाँ भी शीट यूज होगी, यहाँ भी होगी, कर्व्ड सरफेस पे भी होगी। तो चाहिए क्या? टोटल सरफेस एरिया, उसी पे ही तो शीट यूज होगी। अब तो शीट रिक्वायर्ड is equal to total surface area of the cylindrical vessel. अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता क्या है? दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस एरिया ऑफ बेस एंड टॉप दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर, यही होते हैं। अब क्या हमें आर और एच पता है? देख लेते हैं। उसने बोला है हाइट 1 मीटर, ये कितने हैं? 1 मीटर। डायामीटर पता है, डायामीटर पता है तो रेडियस तो अपने आप ही पता है। अब डायामीटर क्या है तुम्हारे पास? 140 सेंटीमीटर्स, देन रेडियस इज 70 सेंटीमीटर्स। अब ये मीटर्स में है, ये सेंटीमीटर्स में है, तो मैं सेम बना लेती हूँ। 70 सेंटीमीटर्स को मैं चेंज कर लेती हूँ मीटर्स में, दैट इज 0.7 मीटर। अब करें, पुट 2 इंटू 22/7 इंटू आर दैट इज 0.7 इंटू एच दैट इज 1 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर दैट इज 0.7 इंटू 0.7। अब देखें क्या कॉमन है? 2 कॉमन, 22/7 कॉमन, 0.7 कॉमन, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 0.7 दैट इज 7/10। अब इसमें क्या बचा? ये तो कॉमन ले लिया, 1 प्लस 0.7। अब 2 इंटू 22/7 इंटू 7/10 इंटू 1.7 दैट इज 17/10। अब ये 7 से तो 7 कैंसल हो गया। अब 22 इंटू 2 44 इंटू 17/100, तो ये क्या आएगा? 748/100 दैट इज 7.48 स्क्वायर मीटर। तो दिस मच शीट इज रिक्वायर्ड। यस, नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. Question is, 2 dice are thrown simultaneously 500 times. Each time the sum of 2 numbers appearing on them is noted and recorded in the following table. वो कहते हैं सम 2 आ रहा है, हाउ मेनी टाइम्स? 14 टाइम्स। सम 3 आ रहा है, हाउ मेनी टाइम्स? 30 टाइम्स। 4 आ रहा है, 42 टाइम्स। 5 आ रहा है, 50 टाइम्स एंड सो ऑन, ठीक है। वो कहते हैं फ्रॉम द अबव डेटा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम मोर देन 10? अब प्रोबेबिलिटी चाहिए मुझे। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट होती क्या है? डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स and numerator में number of trials in which event has occurred. Event is occurred, यही होती है। अब एक्सपेरिमेंट क्या है? 2 dice are thrown, ये तो एक्सपेरिमेंट है। अब हाउ मेनी टाइम्स? 500 टाइम्स। तो ट्रायल कितने टाइम्स हुआ? 500 टाइम्स। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स तुम्हें पता है, दैट इज 500। अब उसने क्या बोला था? प्रोबेबिलिटी मोर देन 10। अब मतलब इवेंट क्या है हमारा? मोर देन 10, सम मोर देन 10 होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम मोर देन 10। अब न्यूमिनेटर में क्या आएगा? नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट इज अकर्ड। अब मोर देन 10 मतलब 11 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं। तो हाउ मेनी टाइम्स 11 अकर्ड? 28 टाइम्स प्लस how many times 12 occurred? 15 times. तो 28 plus 15 43 upon 500। ये आ गई तुम्हारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम मोर देन 10। अच्छा, अब सेकेंड पार्ट देखें। कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम बिटवीन 8 एंड 12। अब बिटवीन 8 एंड 12 चाहिए, ध्यान से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम बिटवीन 8 and 12 दिस इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, वो तुम्हें पता है, दैट इज 500। अब बिटवीन 8 and 12 का मतलब क्या है? 9, 10,
एंड 11, बस यही उसने बिटवीन बोला है, तो इनके बीच में तो सिर्फ यही आएंगे। अब 9 कितने बार आ रहा है? 53 टाइम्स, 10 46 टाइम्स, 11 28 टाइम्स। अब इनको ऐड कर लो, करें ज़रा ऐड, तो 8 6 14, 14 प्लस 3 17, 1 कैरी, 2 1 3, 3 4 7, 7 5 12 over 500, तो 127 over 500, this is required probability. Yes. Next, move on to question number 6. Question is, construct an angle of 75 degree. अब 75 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है तुम्हें। अब कैसे करें? सबसे पहले तो एक रे होनी चाहिए जिसके ऊपर तुम बनाओगे, इनिशियल रे बोल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल कंस्ट्रक्ट करना चाहते हो। अब 75 सोचो कैसे बनेगा, खुद सोचो। तुम्हें किसका आता है? 60 का बनाना आता है, 120 का बनाना आता है, 90 का बनाना आता है, यही सब आते हैं। अब 75 कैसे बने? एक बात बताओ, 75 है किसके बीच में? 60 और 90 के बीच में। अच्छा, 60 और 90 का डिफरेंस 30, अगर मैं उसका हाफ दैट इज 15 ऐड कर दूं 60 में, तो क्वेश्चन हो गया, राइट। अब रफ स्केच देखो जरा कि ये मैंने बनाई लाइन, अब ये एंगल बनाया 60, ये तुम्हारे पास है 90, अब होना इन दोनों के बीच में कितना ज़्यादा होना है? 15। अब ये पूरा 30 था, चाहिए कितना 60 के साथ और 15, तो इसका बाइसेक्टर बना लो, ये एंगल मिल जाएगा तुम्हें, दिस वन। तो यही करना है, ठीक है। अब बनाए, सबसे पहले टिप ऑफ कंपास रखी यहाँ, आर्क लगाई विथ सम रेडियस, नॉट टिप ऑफ कंपास रखी यहाँ, सेम रेडियस से आर्क लगा दी 60 की, यही करते हैं। अब ये तुमने बना लिया 60, उसके बाद 90 भी चाहिए, टिप ऑफ कंपास रखी यहाँ, 120 की आर्क लगाई, देन इसको बाइसेक्ट किया, यहाँ पे रखी 90, तो आई थिंक सबको बनाना आता है, ये बन गया तुम्हारा 90। अब ये एंगल 60 है, ये पूरा 90 है। अब देखें, मुझे चाहिए 75, कहाँ पे आएगा? इनके मिडल में। अब मतलब ये एंगल जो 30 है, इसको अगर मैं बाइसेक्ट कर दूं तो मैं जो रे बनाऊंगी, जो इसका बाइसेक्टर होगा, वो इनिशियल रे के साथ क्या बनाएगा? एंगल 75 डिग्री। अब बनाएं इसका बाइसेक्टर। अब इसको बाइसेक्ट करने हैं, कैसे करें? टिप ऑफ कंपास रखी यहाँ, हाफ से ज़्यादा ओपन करी, आर्क लगा दी, देन टिप ऑफ कंपास रखी यहाँ, अब उतनी ही ओपन करनी है, आर्क लगा दी। अब ये बन गया तुम्हारे पास इस एंगल का बाइसेक्टर। अब ये एंगल था कितना? 30, तो ये कितना होगा? 15, तो ये मिल गया तुम्हें एंगल 75 डिग्री। यही तो कंस्ट्रक्ट करना था। अब जब तुम विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड पेंसिल बनाओगे तो तुम्हारा इससे ज़्यादा सुंदर बनेगा, ठीक है। यस, दिस कंप्लीट्स योर सेक्शन ए। नेक्स्ट मूव ऑन टू सेक्शन बी, 3 मार्कर्स। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन क्या है? वो कहते हैं, रिंकू हैज बिल्ट अ क्यूबॉइडल वाटर टैंक इन हिज हाउस. The top of the water tank is covered with an iron lid. He wants to cover the inner surface of the tank, including the base, with tiles of size 10 cm by 8 cm. If the dimensions of the water tank are 180 cm into 120 cm into 60 cm and cost of the tiles is 480 per dozen, then find the total amount required for tiles. अब वो कहते हैं टाइल्स के लिए कितना अमाउंट चाहिए, कितनी मनी चाहिए कि टाइल्स आए। पहले तो ये पता हो कि कितनी टाइल्स चाहिए, तभी तो हम देखेंगे कि कितना अमाउंट चाहिए। अब ये कैसे पता चले कितनी टाइल्स आई हैं? अब देखते हैं। कैसा वाटर टैंक है? क्यूबॉइडल, ऐसा सा होगा। ये बना लेती हूँ मैं एक क्यूबॉइड। इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन किया, और ये बन गया मेरा क्यूबॉइड, ठीक है। अब उसने बोले टॉप ऑफ वाटर टैंक इज कवर्ड विद एन आयरन लिड। वो तो आयरन लिड है, वहां तो होना ही नहीं। अब
लगानी कहाँ है टाइल्स? इनर सरफेस पे इंक्लूडिंग द बेस, मतलब ये बेस है, इस पे भी जाएंगी, ठीक है। अब ये इसका ये वाली साइड, दिस वन, इस पे भी आएंगी और इस साइड पे भी आएंगी, और कहाँ आएंगी? फ्रंट वाली साइड पे, ठीक है, और कहाँ आएंगी? बैक वाली साइड पे। बस टॉप पे तो आयरन लिड है, ठीक है। तो अब अगर मुझे ये एरिया पता चल जाए तो मैं देख सकती हूँ कितनी टाइल्स चाहिए। अब देखें, एरिया टू बी कवर्ड विथ टाइल्स, कौन कौन सा एरिया है जरा बताना। एक तो लेटरल सरफेस एरिया है फॉर लेटरल सरफेसेस पे, और क्या है? बेस का। अब क्यूबॉइड में लेटरल सरफेस एरिया तुम्हें फाइंड करना आता है, दैट इज 2 इंटू एल इंटू एच प्लस 2 इंटू बी इंटू एच, और साथ में क्या आएगा? बेस का एरिया, दैट इज एल इंटू बी। इस एरिया पे टाइल्स लगानी है, ठीक है। अब ये एरिया निकाल सकती हूँ मैं, कैसे? अब देखें, यहाँ पे 2h, इसमें भी 2h कॉमन, तो बचा क्या? l प्लस बी प्लस l इंटू बी। अब डायमेंशंस तुम्हें गिवन थी 180 इंटू 120 इंटू 60, मतलब हम इसको l लेके चलेंगे, इसको b, इसको h जो पहले है, ठीक है। 2 इंटू h दैट इज 60, l दैट इज 180 प्लस b, b इज 120 प्लस l इंटू b दैट इज 180 इंटू 120। अब जरा ध्यान से देखो, 2 इंटू 60 120, इसमें भी 120 प्रेजेंट है, तो मैं 120 कॉमन ले लूँ, ले लिया। अब देखें, अब 180 प्लस 120 दैट इज 300, 300 प्लस 180, अब 120 इंटू 480, यही बन गया। अभी मैं आगे कैलकुलेशन नहीं करती, दिस मच स्क्वायर सेंटीमीटर। अब वो क्या कहते हैं कि जो टाइल्स लगानी है उसकी डायमेंशंस है 10 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर। अब जैसे एक टाइल लगाई यहाँ पे, दूसरी लगाई यहाँ, तीसरी लगाई यहाँ, ऐसे ऐसे करके लगा रहे हैं, ठीक है। अब उनकी डायमेंशंस दे रखी हैं, अब मुझे नंबर ऑफ टाइल्स चाहिए, वो कैसे मिलेंगी? उसके लिए तो मुझे ये देखना पड़ेगा ना कि वन टाइल कितना एरिया कवर कर रही है, पूरा एरिया ये कवर करना है। अगर मैं देख लूँ कि वन टाइल कितना एरिया कवर करेगी तो नंबर ऑफ टाइल्स मिल जाएगा, ठीक है। तो एरिया कवर्ड बाय वन टाइल इज इक्वल टू जितना एरिया है टाइल का, डायमेंशंस क्या है? 10 बाय 8, तो 10 इंटू 8 दैट इज 80 स्क्वायर सेंटीमीटर, यही है। तो फिर नंबर ऑफ टाइल्स क्या होंगी? यस, जितना टोटल एरिया कवर करने डिवाइडेड बाय एरिया कवर्ड बाय वन टाइल, दैट इज 120 इंटू 480 ओवर 80, ठीक है। अब 0 से मैंने 0 कैंसिल कर दी, 8 1 जार 8, 8 6 जार 48, तो नंबर ऑफ टाइल्स क्या आ गई तुम्हारे पास? 12 6 जार 72, 720 टाइल्स। अब इतनी टाइल्स चाहिए। अब हमें क्या चाहिए था? अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर द टाइल्स। क्या पर टाइल प्राइस पता है तुम्हें? वो तो नहीं पता, क्योंकि जो प्राइस है वो किसके अकॉर्डिंग है? 480 पर डजन। अब ध्यान से, पर डजन, डजन में कितने होते हैं? 12, तो 12 टाइल्स का पता है तुम्हें प्राइस। तो हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, कैसे? एक कॉस्ट है, एक नंबर ऑफ टाइल्स है। अब जैसे जैसे नंबर ऑफ टाइल्स इंक्रीज होंगी वैसे वैसे कॉस्ट इंक्रीज होगी। तो प्रॉब्लम कैसी है? डायरेक्ट वेरिएशन की। देखें, वो कहते हैं कॉस्ट 480 है व्हेन नंबर ऑफ टाइल्स इज 12। अच्छा, अब नंबर ऑफ टाइल्स कितने हैं? 720। ये कॉस्ट फाइंड करनी है हमें। अब ये कैसे मिलेगी? से दिस इज x। अब डायरेक्ट वेरिएशन है तो x अपॉन 480, x अपॉन 480 किसके इक्वल होगा? 720 अपॉन 12। देखें, x इज इक्वल टू 720 इंटू 480 ओवर 12, 12 1 जार 12, 12 6 जार 72, तो 60 इंटू 480, यह आ जाएगा तुम्हारे पास 28800, दैट इज रुपीज 28,800। इतना अमाउंट चाहिए उसको, यही तो फाइंड करना था। क्वेश्चन आसान था, बस इंटरप्रिटेशन ठीक करनी थी।
ठीक है, यस। नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन इज फैक्टराइज x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5. अब इसकी फैक्टराइजेशन चाहिए. अब इसकी फैक्टराइजेशन कैसे करें? पॉलिनोमियल कैसा है? क्यूबिक. क्यूबिक की तो फैक्टराइजेशन नहीं आती. तुम्हें किसकी आती है? क्वाड्रेटिक की फैक्टराइजेशन. अब इससे क्वाड्रेटिक पे कैसे जाए? अगर इसका एक लीनियर फैक्टर मिल गया तो क्वाड्रेटिक मिल जाएगा, फिर उसकी फैक्टराइजेशन कर देंगे. अब लीनियर फैक्टर कैसे मिले? वो कहाँ से मिलता है? फैक्टर थ्योरम. फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि अगर अल्फा 0 है तो x माइनस अल्फा इज फैक्टर. यही होती है. अब 0 ढूंढ लेते हैं. अब 0 कैसे ढूंढे? एक तो है हिट एंड ट्रायल मेथड, क्योंकि कोएफिशिएंट्स बहुत छोटे छोटे तुम फाइंड कर सकते हो. अगर वो नहीं भी लगाना तब भी बहुत आसान है. देखें पॉलिनोमियल कैसे? विथ इंटेग्रल कोएफिशिएंट्स है ना. लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है. अगर तो इसकी कोई इंटेग्रल 0 हुई तो वो किसको डिवाइड करेगी? कांस्टेंट टर्म को. ठीक है, तो इफ इट हैज एन इंटेग्रल 0 देन इट विल डिवाइड माइनस 5. कांस्टेंट टर्म क्या है? माइनस 5. अच्छा, तो 5 के डिवाइजर्स, तो डिवाइजर्स ऑफ माइनस 5 आर कौन से हैं? प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 5. तो अगर कोई इंटेग्रल 0 होगी तो इनमें से ही होगी. अब 1 बाय 1 चेक कर लेते हैं. देखें, से दिस पॉलिनोमियल इज f ऑफ x. तो f ऑफ 1 क्या आया? इसमें रखा 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 माइनस 5. देखना क्या 0 बन रहे हैं? लग ही नहीं रहा. 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5 नॉट इक्वल टू 0. तो 1 तो 0 नहीं है. अब देखें f ऑफ माइनस 1 चेक करो जरा. अब माइनस 1 रखा, माइनस 1 क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 1 स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस 1 माइनस 5. क्या आया? माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 देन माइनस 3 प्लस 9 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 9 माइनस 9 ये तो 0 बन गया. इसका मतलब माइनस 1 इस पॉलिनोमियल की क्या है? 0. दिस इम्प्लाइज माइनस 1 इज 0 ऑफ f ऑफ x. अच्छा, माइनस 1 0 है तो फैक्टर क्या होगा? अल्फा 0 है तो फैक्टर है x माइनस अल्फा. माइनस 1 0 है तो फैक्टर x माइनस माइनस अल्फा, दैट इज x प्लस अल्फा इज फैक्टर ऑफ f ऑफ x. अब एक फैक्टर मिल गया, दूसरा फैक्टर कैसे फाइंड करें? देखते हैं. अब इसका मतलब f(x) को मैं क्या लिख सकती हूँ? x प्लस 1 इंटू सम अदर फैक्टर से q ऑफ x. ये फैक्टर चाहिए मुझे, कैसे मिलेगा? डिवाइड कर दो. अब यहाँ पे क्या आएगा? x प्लस 1, यहाँ x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5. अब कैसे डिवाइड करते हैं? यहाँ x क्यूब, बोलो किससे मल्टीप्लाई करोगे? एक्स स्क्वायर से. तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर. सब्ट्रैक्शन की साइन चेंज, ये और ये कैंसिल. माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 9x. अब ये वाली टर्म नीचे ले आए. नेक्स्ट, अब माइनस 4x स्क्वायर चाहिए तो बोलो किससे मल्टीप्लाई करोगे? माइनस 4x से. तो माइनस 4x इंटू एक्स माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x इंटू 1 दैट इज माइनस 4x. सब्ट्रैक्शन किया, साइन चेंज, ये टर्म्स कैंसिल हो गई. माइनस 9 प्लस 4 माइनस 5x माइनस 5. अब बोलो किससे मल्टीप्लाई करोगे? माइनस 5 से. तो माइनस 5x इंटू माइनस 5 इंटू माइनस प्लस 1 दैट इज माइनस 5. सब्ट्रैक्शन किया, साइन चेंज, ये और ये दोनों कैंसिल हो गई. रिमाइंडर आया 0. तो 0 ही आना था क्योंकि x प्लस 1 फैक्टर था. अब तो qx क्या मिला? ये पॉलिनोमियल. नाउ f(x) इज इक्वल टू x plus 1 into q of x, that is x square plus 4x minus 4x minus 5. क्या हो गया क्वेश्चन? नो. क्वाड्रेटिक की भी फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी. अब दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनका सम करें तो माइनस 4 आए, प्रोडक्ट करें तो क्या आए? माइनस 5. सोचो जरा.
-5 आना चाहिए, तो 5 और 1 नहीं ले सकते हो, डिफरेंस 4 है, तो 1 5 1 5। और प्रोडक्ट नेगेटिव है, मतलब दोनों में से एक तो नेगेटिव होगा, वो कहाँ से डिसाइड होगा? देखो सम क्या है, नेगेटिव, तो फिर ग्रेटर नंबर के साथ नेगेटिव का साइन, 5 के साथ नेगेटिव लगा दिया। अब तो इसको ब्रेक कर लिया, एक्स स्क्वायर, ये क्या बना, प्लस एक्स माइनस 5x माइनस 5। अब x प्लस 1 इंटू, अब यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है, x, तो x कॉमन लिया, बचा क्या, x प्लस 1। अब इन दोनों में कॉमन -5, तो बचा क्या, x प्लस 1। नाउ x प्लस 1 इंटू, इन दोनों में कॉमन x प्लस 1। अब इनमें बचा क्या, x माइनस 5। ये आ गई तुम्हारे पास फाइनल फैक्टराइजेशन। अब क्वेश्चन इजी था, बट कैलकुलेशन ध्यान से करनी थी, प्लस माइनस के साइन में गलती नहीं कर सकते, गड़बड़ हो जाएगी, ध्यान से। यस, नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन इज, इन फिगर AB इज पैरेलल टू DC। डायग्राम में ये पैरेलल है, एंगल BDC इज 35 डिग्री, यहाँ पे ये 35 डिग्री है, ध्यान से। एंगल BDC इज 35 डिग्री। एंगल BAD दिस इज 80 डिग्री। फाइंड x, y एंड z। अब x, y, z चाहिए। देखें, x से स्टार्ट करते हैं। अब ये एंगल क्या है तुम्हारा, x। उसने क्या बोले, ये दोनों कैसी लाइंस हैं, पैरेलल। अच्छा, ये क्या है इनके बीच में, ट्रांसवर्सल। अब ध्यान से, ये x और ये इनके बीच में क्या रिलेशन है, ये तो इक्वल है। कैसे एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब लिखना कैसे है, AB इज पैरेलल टू DC, ये गिवन था आपको, ध्यान से। एंड BD इज ट्रांसवर्सल, सो एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BDC। कैसे एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अब एंगल ABD का मेजर x दिया हुआ है, BDC का मेजर 35 डिग्री, तो x मिल गया 35 डिग्री, ये तो हो गया। अब y पे कैसे जाएं, y कहाँ प्रेजेंट है, इस एंगल में, ये क्या है, y माइनस 30 डिग्री। अब यहाँ से y कैसे मिलेगा, देख लेते हैं। अब AB पैरेलल टू DC तो गिवन ही है, अगेन इसका यूज कर सकते हैं। इस एंगल का मेजर मिल गया तुम्हें 35 डिग्री। अब पर यहाँ पे z इन्वॉल्व है, तो इससे तो बात नहीं बनेगी, अगर जब तक z नहीं मिला मुझे। और भी कहीं है y, यहाँ पे भी है y, तो फिर इधर से चल लेते हैं ना। अब ये दो लाइंस पैरेलल, ये इनके बीच में ट्रांसवर्सल। अब इसके साथ ये एंगल और ये एंगल कैसे एंगल्स हैं, को इंटीरियर, तो इनका सम तो पता है तुम्हें, दैट इज 180। तो फिर यहाँ से y मिल जाएगा। देखें, अब AB इज पैरेलल टू DC, ट्रांसवर्सल क्या कंसीडर कर रही हूं मैं, AD इज ट्रांसवर्सल। सो एंगल ADC प्लस एंगल DAB इज 180 डिग्री। रीजन, को इंटीरियर एंगल्स। अब एंगल ADC that is y plus 35 डिग्री प्लस एंगल DAB that is 80 डिग्री is equal to 180 डिग्री। तो y फाइंड करना है, इनको उधर ले जाएं, 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री माइनस 35 डिग्री। 180 माइनस 80 that is 100, 100 माइनस 35 that is 65। तो y कितना आ गया, 65 डिग्री। जरूरी थोड़ी ना कि इधर से ही फाइंड करना है, इधर से फाइंड कर लो, ध्यान से। अब नेक्स्ट z पे जाना है। अब z पे कैसे चले, अब देखें z कहाँ पे है, ट्राइंगल BCD में। अच्छा, ये एंगल पता है, अगर y पता है तो ये वाला एंगल भी पता है, तो थर्ड एंगल फाइंड कर लो ट्राइंगल का। तो इन ट्राइंगल BDC एंगल BCD प्लस एंगल CDB
प्लस एंगल DBC इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी। अब BCD ये तो Z है, ये फाइंड करना है। CDB दैट इज 35 डिग्री प्लस DBC ये कितना है y माइनस 30। अच्छा y कितना आया था 65, 65 माइनस 30 दैट इज 35, तो इक्वल टू 180 डिग्री। तो Z इज इक्वल टू 180 माइनस 35 माइनस 35, तो 180 माइनस 70 दैट इज 110, तो Z आ गया 110 डिग्री, राइट। यस, नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन इज construct a triangle ABC in which BC is 7 centimeter, angle B is 75 degree and AB plus AC is 13 centimeter। कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे रफ स्केच पे। अब रफ स्केच बनाए, तो सबसे पहले बेस बनाया BC से, दिस इज BC। अब एंगल B उसने बोला है 75 डिग्री, अभी तो बनाया था, बनाना आता है 75 डिग्री, बना लेते हैं। से ये बना लिया मैंने एंगल 75 डिग्री। अब उसने बोला AB प्लस AC इज 13 सेंटीमीटर, तो नेक्स्ट क्या करते हैं, यहाँ पे रखते हैं टिप ऑफ कंपास, यहाँ पे बना दिया 13 सेंटीमीटर। AB प्लस AC 13 सेंटीमीटर, ये भी कट कर लिया। अब से दिस इज पॉइंट D। अब मुझे किसकी सर्च है, वर्टेक्स A की। अब वो कहाँ मिलेगा, अब ये क्या है पूरी लेंथ AB प्लस AC, मतलब वर्टेक्स जो A होगा तो BD लाइन सेगमेंट पे, इतना तो श्योर है। अब इसके ऊपर ढूंढे तो कहाँ ढूंढे, कैसे ढूंढे, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, तो फिर अब क्या करें। अब अगर तो यहाँ हुआ, खुद सोचो, यहाँ हुआ तो ये लेंथ तो बन गई AB, है ना, तो फिर ये लेंथ क्या बची, पूरा AB प्लस AC है, AC। अच्छा, तो ये जो लेंथ है ये भी तो AC के इक्वल है, इसका मतलब ये पॉइंट D और C से क्या होने वाला है, सेम ही डिस्टेंस पे। ध्यान से, ऐसे पॉइंट कहाँ मिलेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, किसके, CD के। तो D को C से ज्वाइन कर दो और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना सकते हो, ऐसा सा कुछ बनेगा। अब ये पॉइंट जहां पे ये BD सेगमेंट को कट कर रहे हैं रिक्वायर्ड पॉइंट है, दिस इज A, नाउ ज्वाइन A विथ C, तो ऐसे से ट्राइंगल बन जाएगी तुम्हारे पास ABC। अब करें फाइनल कंस्ट्रक्शन, देखते हैं। वो कहते हैं BC इज 7 सेंटीमीटर, तो मैं BC बना लेती हूँ विद द हेल्प ऑफ रूलर। से दिस इज BC 7 सेंटीमीटर। अब एंगल B 75 डिग्री, कैसे बनाएंगे, टिप ऑफ कंपास है कि यहाँ कुछ रेडियस लिया, पहले 60 की आर्क लगाई, देन 120 की लगाई, देन 90 की, तो ये बन गया तुम्हारे पास 90 डिग्री का एंगल। अब 75 कैसे मिलते हैं, 60 और 90 को बाइसेक्ट करके, तो पहले तो मैंने ये 60 की बना दी रे। अब ये एंगल क्या है तुम्हारे पास, ये 60, ये 90, ये 30, इसको बाइसेक्ट करना पड़ेगा, तभी तो 60 में 15 ऐड करोगे 75 बनाने के लिए, तो इसको बाइसेक्ट करना है। कैसे करें, टिप ऑफ कंपास है कि यहाँ हाफ से ज़्यादा ओपन करी, इसके यहाँ आंख लगा दी, देन टिप ऑफ कंपास है कि यहाँ पे आंख लगा दी, तो ये बन गया तुम्हारे पास 75 डिग्री। ध्यान से, अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, एंगल बनाने के बाद लेंथ कट करना AB प्लस AC दैट इज 13 सेंटीमीटर। अब टिप ऑफ कंपास रखोगे यहाँ, कितना ओपन करोगे 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर ओपन किया, सपोज आर्क लगा दी, से दिस इज पॉइंट D दैट इज AB प्लस AC इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, CD को ज्वाइन कर दो, ज्वाइन D विथ C। नेक्स्ट इसका क्या लेना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए, टिप ऑफ कंपास रखी C पे, हाफ से ज्यादा ओपन करी, आर्क लगा दी इधर भी और इधर भी, देन टिप ऑफ कंपास रखी यहाँ, हाफ से ज्यादा ओपन करी, सेम साइड पे आर्क लगा, इधर भी इधर भी, तो ये बन गया तुम्हारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट A, नाउ ज्वाइन A विद C, तो ये बन गया तुम्हारा ट्राइंगल
ABC। अब तुम बनाओगे स्केल से तो तुम्हारी तो ऑफ कोर्स अच्छी बनेगी, और भी ध्यान से, ठीक है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 और पार्ट, ये भी कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC in which BC is 8 cm, angle B is 45 degree and AB minus AC is 3.5 cm। अब यहाँ पे क्या दे दिया, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स। तो ध्यान से, अब सबसे पहले कहाँ जाएंगे, रफ स्केच पे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन है तो रफ स्केच तो जाना ही है। अब देखें, अब रफ स्केच में सबसे पहले बनाया बेस, ये बनाया BC, सपोज 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एंगल भी बनाना है, दैट इज 45 डिग्री, ये भी बनाना आता है, दिस इज 45 डिग्री। नेक्स्ट AB माइनस AC इज 3.5 सेंटीमीटर। अब ये कट करना है, अब B पे कट कर देते हैं, B पे रखी टिप ऑफ द कंपास, 3.5 सेंटीमीटर ओपन करके कट कर दिया, सपोज दिस इज पॉइंट D। अब ये लेंथ है AB माइनस AC, दैट इज 3.5। अब एक बात बताओ, AB माइनस AC 3.5 है, डेफिनेटली AB ग्रेटर देन AC है, ठीक है। अब पॉइंट A कहाँ मिलेगा, अब BD सेगमेंट पे या दूसरी साइड, बिल्कुल इधर मिलेगा। क्यों, ये लेंथ तो AB माइनस AC है, तो ये तो उनका डिफरेंस है ना, तो AB से तो कम ही होगा, तो मुझे नहीं पता कहाँ होगा पॉइंट A। अब ढूंढना है पॉइंट A, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, इस पार्ट पे कहीं भी हो सकता है, ये कहीं भी। अब मुझे नहीं पता, तो देखते हैं कैसे। अब सपोज अगर मैं यहाँ ले लेती हूँ, यहाँ लिया मैंने A, तो ये पूरी लेंथ दिस वन, ये क्या बन गई, AB। अच्छा ये क्या था, AB माइनस AC, तो AB में से AB माइनस AC सब्ट्रैक्ट किया, तो ये लेंथ फिर क्या होनी चाहिए, AC, यहाँ से लेके यहाँ तक। अच्छा ये AC होनी चाहिए, ये A पड़ा, ये C पड़ा, एक AC यहाँ पे है, तो फिर ऐसा पॉइंट चाहिए मुझे जो D और C से क्या हो, सेम ही डिस्टेंस पे। ऐसा पॉइंट कहाँ होएगा बोलो, DC के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। तो DC बनाया, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना आता है, बना दो। ये जहां पे भी इस लाइन को इंटरसेक्ट करेगा, से दिस इज रिक्वायर्ड पॉइंट A। अब ज्वाइन A विद C, तो ट्राइंगल इज रेडी। ये तो था रफ स्केच, अब बनाएंगे फेयर। देखते हैं उसने क्या बोले, BC इज 8 सेंटीमीटर, तो विद द हेल्प ऑफ रूलर BC बना लो 8 सेंटीमीटर, BC, दिस इज 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टेप, एंगल B 45 डिग्री। अब 45 डिग्री का एंगल कैसे बनाओगे, 90 को बाइसेक्ट करके। 90 बनाना आते हैं, बिल्कुल आते हैं। टिप ऑफ कंपास रखी यहाँ, विद सम रेडियस आर्क लगा दी, देन टिप ऑफ कंपास रखी यहाँ, पहले बनाया 60, देन 120, देन 90, तो ये बन गया तुम्हारे पास 90 का एंगल। अब इसको क्या करना है, बाइसेक्ट। बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं, टिप ऑफ कंपास रखी यहाँ, हाफ से ज़्यादा ओपन करी, इसके आर्क लगा दी, देन टिप ऑफ कंपास रखी यहाँ, अब उतने ही रेडियस की यहाँ आर्क लगा दी, ये बन गया तुम्हारे पास एंगल 45 डिग्री। अच्छा नेक्स्ट है, बोलो क्या था, AB माइनस AC 3.5 सेंटीमीटर, मतलब B पे रखेंगे टिप ऑफ कंपास, कितना ओपन करेंगे 3.5, मैंने यहाँ पे आर्क लगा दी, दिस इज पॉइंट D। अब BD क्या है तुम्हारे पास, AB माइनस AC, दैट इज 3.5, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, A पॉइंट कहाँ पे था, CD के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इस सेगमेंट के ऊपर। अब ज्वाइन D विद C, देन अब क्या चाहिए, CD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, टिप ऑफ कंपास है कि यहाँ हाफ से ज्यादा ओपन करी, आर्क लगा दी इधर भी इधर भी, देन टिप ऑफ कंपास है कि यहाँ आर्क लगाई इधर, आर्क लगाई इधर, तो ये बन गया तुम्हारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसको कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे, दिस इज रिक्वायर्ड पॉइंट A। नाउ ज्वाइन A विद C, दिस इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल ABC। अब इसको थोड़ा डार्क शो करोगे तुम, ध्यान से, इसकी कंस्ट्रक्शन करनी थी, राइट। यस, नेक्स्ट मूव ऑन टू सेक्शन C। क्वेश्चन इज PQR are the midpoints of the sides BC, CA and AB
रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल है ए बी सी, से दिस इज ए बी सी। वो कहते हैं P इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, बना लिया, ये और ये इक्वल, Q इज मिड पॉइंट ऑफ सी ए, ये और ये इक्वल, एंड R इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये और ये। अब पी आर एंड बी क्यू मीट एट एक्स, पी आर ये एंड बी क्यू ये मीट एट एक्स, एंड सी आर एंड पी क्यू, ये बनाया सी आर एंड पी क्यू मीट एट वाई। वो कहते हैं प्रूव दैट एक्स वाई इज 1/4 बी सी। एक्स वाई ये लेंथ इज 1/4 ऑफ बी सी, ये शो करना है मुझे। अब कैसे शो करें? ऑब्जर्वेशन। अब बात बताओ, एक्स वाई को तो मैं डायरेक्टली रिलेट नहीं कर पा रही बी सी के साथ, क्या आर क्यू को कर सकती हूँ? बिल्कुल। कैसे? आर क्यू ये लेंथ, आर क्या है? मिड पॉइंट, क्यू क्या है? मिड पॉइंट, और आर क्यू इज लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स, तो थर्ड साइड के क्या होगा? हाफ के इक्वल। तो लिख देते हैं जो पता है, इन ट्राइंगल ए बी सी आर एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी। सिंप्लाइज आर क्यू इज, एक तो ये भी पता है पैरेलल है, और आर क्यू इज हाफ ऑफ ए सी। अब ये कहां से आया पैरेलल? मिड पॉइंट थ्योरम। अब ये कहां से आया? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स इज हाफ ऑफ द थर्ड साइड। ये रीजन लिखना पड़ेगा, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द midpoints of any two sides is half of the third side. अब इतना तो पता चल गया। अब अगर किसी हाफ ऑफ बी सी, ध्यान से, ये माय बैड, ठीक है, आर क्यू इज पैरेलल टू बी सी एंड आर क्यू इज हाफ ऑफ बी सी। अब देखें, अब आर क्यू को बी सी के साथ रिलेट कर दिया, करना किसको था? एक्स वाई को। अब एक्स वाई कैसे रिलेट होगा बी सी के साथ? देख लेते हैं। अगर एक्स वाई और आर क्यू में रिलेशन मिल जाए तो बात बन सकती है। अब वो कैसे मिले? ऑब्जर्वेशन, ध्यान से देखो, बी पी क्यू आर कैसा क्वाड्रिलेटरल है? पैरेललोग्राम। कैसे? देखें, अब आर क्यू बी सी के पैरेलल है तो बी पी के पैरेलल भी है, और आर क्यू हाफ ऑफ बी सी था तो आर क्यू बी पी के इक्वल है। क्यों? पी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, है ना? ये पता है तुम्हें। अच्छा, तो फिर ये इक्वल भी है और पैरेलल भी है। Opposites, one pair of opposite sides is equal and parallel. So this implies RQPB is a parallelogram. ठीक है, अब RQBP तुम्हें क्या मिल गया? पैरेललोग्राम। अब एक बात बताओ, PR और BQ तो फिर इसके डायगोनल्स हुए, तो X क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, और डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। This implies X is midpoint of PR. Reason, diagonals of parallelogram bisect each other. Diagonals of parallelogram bisect each other. तो ध्यान से ये पता चल गया। अच्छा, on the same lines RQCP ये भी पैरेललोग्राम है। Similarly, RQCP is parallelogram, and in this Y is midpoint of PQ. अब Y किसका midpoint है? PQ का। तो ट्राइंगल PQR में XPR का midpoint, Y PQ का midpoint, तो
एक्स वाई कैसी लाइन सेगमेंट है, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स, तो दोबारा फिर से लग गया रिजल्ट। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर एक्स एंड वाई आर मिड पॉइंट्स ऑफ पी आर एंड पी क्यू रिस्पेक्टिवली। सो एक्स वाई क्या होगा फिर, हाफ ऑफ आर क्यू। अब ध्यान से एक्स वाई हाफ ऑफ आर क्यू आ गया, सेम रीजन, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स इज हाफ ऑफ द थर्ड साइड। तो आर क्यू क्या था, हाफ ऑफ बी सी, तो हाफ ऑफ बी सी इज इक्वल टू 1/4 बी सी। यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड। कुछ नहीं था, बस समझना था ध्यान से। यस, नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11 और पार्ट। क्वेश्चन इज ABCD इज ए पैरेललोग्राम। अब एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये है पैरेललोग्राम ABCD। वो कहते हैं DP एंड CP आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल D एंड C एंड मीटिंग एट पॉइंट P ऑन साइड AB। अब D का बाइसेक्टर एंगल D का बना लिया मैंने, ये और ये इक्वल। C का बाइसेक्टर वो कहते हैं P पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, ये और ये ऑन साइड AB। ठीक है, देन शो दैट P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। क्या शो करने हैं, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB टू प्रूव AP इज इक्वल टू PB। ये अब कैसे करें, हमें एंगल्स के बारे में पता है, वहां से ही चलते हैं। पहले देखते हैं करना क्या है। वो कहते हैं ये बाइसेक्टर है और ABCD पैरेललोग्राम है। अगर एक बात बताओ, ये x है तो ये एंगल x है। अच्छा, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल, तो ये भी तो x है। अब ट्राइंगल ADP में ये एंगल x, ये वाला एंगल x, तो मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ADAP के इक्वल आ गया। ठीक है, अब इन द सेम वे ये y तो ये y, क्योंकि बाइसेक्टर है। अच्छा, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो फिर ये एंगल भी क्या है, y, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ट्राइंगल PBC में ये और ये एंगल्स इक्वल, तो इसका मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल है। अब था क्या, पैरेललोग्राम। AD और BC आपस में इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल ही होंगे। ये है प्रूफ इसका। अब सिस्टमेटिकली लिखना भी पड़ेगा। कैसे लिखें, देखें, चलते हैं वन बाय वन। अब उसने बोले ABCD इज पैरेललोग्राम, इसका मतलब AB इज पैरेलल टू DC। अब ट्रांसवर्सल ले लेती हूं मैं, एंड DP इज ट्रांसवर्सल ले लिया। दिस इंप्लाइज एंगल APD इज इक्वल टू एंगल PDC। रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंड एंगल PDC, ये एंगल किसके इक्वल है, एंगल ADP के। एंड एंगल PDC इज इक्वल टू एंगल APD। इसका रीजन ADP, क्यों, DP क्या है, बाइसेक्टर, DP इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल D। अब PDC ADP के इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या इक्वल, तो एंगल APD इज इक्वल टू एंगल ADP। तो इन ट्राइंगल ADP ये दो एंगल्स इक्वल, तो दिस इंप्लाइज APD के ऑपोजिट साइड AD, ADP के ऑपोजिट साइड AP, तो AD इक्वल्स टू AP। इस पे पहुंच गए हम। अब इधर जाना है। सिमिलरली एंगल DCP इज इक्वल टू एंगल CPB, alternate interior angles। एंड एंगल DCP और किसके इक्वल है, इस एंगल के, एंगल PCB। रीजन, CP इज बाइसेक्टर, तो ये भी DCP के इक्वल, ये भी DCP के इक्वल, तो एंगल CPB
इज इक्वल टू एंगल PCB। अब ये भी इक्वल हो गए, तो इन ट्राइंगल CBP कौन कौन सी साइड, CPB के ऑपोजिट ये वाली साइड BC, एंगल PCB के ऑपोजिट साइड ये वाली इज इक्वल टू PB, ये इक्वल हो गई। अब AD और BC तो इक्वल हैं, सिंस AD इज इक्वल टू BC, रीजन ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये इक्वल है तो AP इज इक्वल टू PB, सो P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। अब यहां पे लिख सकते हो से दिस इज 1, दिस इज 2 फ्रॉम 1 and 2, यही तो प्रूव करना था, ठीक है। यस, नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन इज इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। अब एक सर्कल है, ठीक है, ये बनाया सेंटर, टू इक्वल कॉर्ड्स, एक ये कॉर्ड बना ली और एक ये कॉर्ड बना ली, इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसे नाम दे दिया AB, इसे नाम दे दिया CD, से इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट P। वो कहते हैं प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर कॉर्ड। अब एक ये सेगमेंट, एक ये सेगमेंट, वो कहते हैं ये इक्वल होंगे और ये दो सेगमेंट्स इक्वल होंगे। मतलब क्या प्रूव करना है, PB इज इक्वल टू PD एंड PA इज इक्वल टू PC, ये प्रूव करने हैं तुम्हें। अब कैसे चले, उसने क्या बोले, टू इक्वल कॉर्ड्स। अच्छा, अगर दो कॉर्ड्स इक्वल है, एक चीज पता है, दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, उसका यूज कर सकते हैं। अब सेंटर से क्या करें, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं ऑन द कॉर्ड AB एंड ऑन द कॉर्ड CD, से AB पे OM एंड CD पे ON। अब ये पार्ट कहाँ जाएगा, कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। ड्रॉ ON परपेंडिकुलर टू CD एंड OM परपेंडिकुलर टू AB, कर दिया। अब जब सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, एक चीज और भी पता है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, दिस इंप्लाइज AM is equal to MB and CN is equal to ND. Reason, perpendicular from the center to a chord bisects the chord. ठीक है, अब ये रिजल्ट पता था तुम्हें, इसका मतलब ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल नहीं होंगे। क्यों, मतलब हाफ ऑफ AB किसके इक्वल हो गया, हाफ ऑफ CD के, क्योंकि AB और CD इक्वल है, AB इज इक्वल टू CD, तो हाफ ऑफ AB मैं ले लेती हूँ MB और हाफ ऑफ CD ले लेती हूँ मैं ND, तो ये दोनों इक्वल हो गए। मतलब मेरे को ये पूरा इस पूरे के इक्वल चाहिए था, इसमें से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मैंने इक्वल कर दिए, तो बचा क्या, PM और PN, इनको इक्वल करने हैं। अब दो लेंस की इक्वालिटी कहाँ से आएगी, कॉन्ग्रुएंसी से, तो ट्राइंगल बना देते हैं, ज्वाइन OP। तो इन ट्राइंगल MOP एंड ट्राइंगल NOP, जो जो पता है लिख दो, OP इज इक्वल टू OP कॉमन, देन और क्या पता है, एंगल OMP इज इक्वल टू एंगल ONP, ईच 90 डिग्री, ये पता है। और क्या पता है, देखें, ये डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, क्यों, OM is equal to ON, reason equal chords are equidistant from the center, equal chords are equidistant from the center, ये पता है। तो फिर कौन सा रूल, राइट एंगल, ये हाइपोटेन्यूज, ये साइड, तो बाय RHS रूल ट्राइंगल MOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल NOP। तो यहाँ से MP किसके इक्वल आ गया, NP के। अच्छा, MB ND के इक्वल था, MP NP के इक्वल है, 1 और 2 को ऐड कर दो, 1 + 2 क्या देगा, MB + MP, दैट इज MB + MP इज इक्वल टू ND + NP, इन दोनों का सम PB, इन दोनों का सम
PD। ये हो गया। अच्छा, अब ये पार्ट तो हो गया, क्या सेकंड वाला भी हो गया? बिल्कुल। कैसे? पूरा ए बी सी डी के इक्वल था, उसमें से ये पार्ट आपस में इक्वल है तो ये वाले पार्ट भी तो इक्वल होंगे, पर लिखना पड़ेगा ध्यान से। क्या लिखोगे? ए बी इज इक्वल टू सी डी और पी बी इज इक्वल टू पी डी। सब्ट्रैक्ट किया तो ए बी माइनस पी बी दैट इज ए पी एंड सी डी माइनस पी डी दैट इज पी सी। ये दोनों भी क्या होंगे? इक्वल। तो हेंस प्रूव्ड। यही करना था। यस। नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13 विच इज बेस्ड ऑन केस स्टडी। केस स्टडी क्या है देखें। वो कहते हैं मैथमेटिक्स टीचर brings some green colored clay in the classroom to teach topic mensuration. First, he forms a cylinder of radius 6 cm and height 8 cm. ये दिखाई रखा है with the clay. Then he molds the cylinder into sphere. ये भी दिखा रखा है. Similarly, he molds the sphere in other different shapes. Based on the above information, solve the following questions. Question क्या है? Find the volume of the cylinder. अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अब ये फाइंड करना है। रेडियस पता है, हाइट भी पता है, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। अब रेडियस कितना था? 6, तो पाई कुछ नहीं बोला, 22/7 आर 6 इंटू 6, हाइट कितनी है? 8। अब कैलकुलेशन करनी है 22 इंटू 36 इंटू 8 ओवर 7, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 905.14 सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्सीमेटली। अब कैलकुलेशन आई होप तुम कर सकते हो। यस। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट देखें। सेकेंड पार्ट क्या था? व्हाट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। अब एक बात बताओ, वो कहते हैं जितनी क्ले इसमें यूज हुई है ना, उसी को यूज करके हम कहाँ पे गए हैं? स्फीयर पे। इसी को मोल्ड किया है, तो मतलब जितना इसका वॉल्यूम है उतना ही स्फीयर का वॉल्यूम होगा। ये चीज पता है हमें, तो फिर तो रेडियस फाइंड करना आसान है ना, कर लो फाइंड। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके इक्वल है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। अब ध्यान से कहीं यही नहीं रख देना, ये तो अप्रॉक्सीमेटली था, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 7 था, तो हम सीधा ये रखेंगे। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। पाई से तो पाई कैंसिल ही होगा, आधी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो आर क्यूब इज इक्वल टू ये 4/3 उधर जाकर 3/4 इंटू, अब ध्यान से ये रेडियस है तुम्हारा सिलेंडर का, ये किसका है? स्फीयर का। मैंने अलग अलग राइट कर दिया। अब आर स्क्वायर, अब इसका रेडियस 6 इंटू 6 एच। अब हाइट दैट इज 8, यही थी। अब देखना जरा, 4 2s are 8, तो 3 2s are 6, तो आर क्यूब किसके इक्वल आ गया? 6 इंटू 6 इंटू 6, तो दिस इज 6 क्यूब। तो आर कितना आ गया? 6। रेडियस ही तो फाइंड करना था, तो रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। यस। Next, move on to the last question. Question is, one day during the games period, 4 friends A, B, C and D plan to play a game using number cards. They prepare 20 numbered cards labeled 1 to 20 and then they put all the number cards in the empty chalk box available in the classroom. In this game, every friend was asked to pick the card randomly. अब ये उन्होंने कार्ड्स बना लिए 1 to 20 नंबर्स के। वो कहते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी। बॉय पिक द कार्ड एंड ही गेट्स द कार्ड विथ एन इवन नंबर। अब क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर। अब एक कार्ड ड्रॉ किया है, वो इवन होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे? प्रोबेबिलिटी होती क्या है इवेंट की? डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स और न्यूमरेटर में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। यही होगी। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स चाहिए,
अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, उसने बोला बॉय पिक्स द कार्ड, ये एक्सपेरिमेंट, मतलब जो कार्ड पिक किया वो ये भी हो सकता है, 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 इनमें से कोई भी हो सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी है? 20। अब फेवरेबल आउटकम्स, हमारा इवेंट क्या है? इवन नंबर्स, तो फिर फेवरेबल आउटकम्स कौन सी होंगी? इवन नंबर्स। इवन नंबर्स कितने हैं? ये वाले। अच्छा, वैसे तो इनकी काउंटिंग तुम्हें सीधा पता है, 1 to 20 नंबर्स हैं, उनमें से इवन कितने होंगे बता सकते हो आराम से। जिसको नहीं पता वो फिर कैलकुलेट कर ले, वैसे तो बहुत आसान काम है। कितने होंगे बोलो? 10, तो 10/20 दैट इज 1/2। अब फर्स्ट पार्ट तो हो गया। सेकेंड पार्ट, वो कहते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3 and 5। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 3 and 5, ये चाहिए मुझे, मल्टीपल ऑफ 3 और 5। अब ये कैसे चेक करें? अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, वो तुम्हें पता है 20 है। अब इवेंट क्या है? 3 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए। अब 3 और 5 के मल्टीपल्स देखे, उनमें से कौन कौन से हैं? देखो, ये रहा 3 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल, ये भी 3 का मल्टीपल, तो ऐसे ऐसे चेक करने हैं। अब 1 to 20 में लिख सकते हो। आउटकम्स जो हैं फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन सी होंगी? 3 होगा, 5 का मल्टीपल होगा, उसके बाद 6 भी 3 का मल्टीपल है, देन नेक्स्ट मल्टीपल 3 का 9, देन 5 का मल्टीपल आ जाता है 10, फिर 12, देन 15, देन 18, देन 20। अब काउंट करना ज़रा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स दैट इज 9, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 9/20। यही फाइंड करनी थी, राइट? एंड दिस इज ऑल अबाउट योर पेपर. This completes the discussion. I hope you have enjoyed the paper. Okay, then thank you. See you next time.